हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट वाजिद आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं सीआरपीसी की धारा 125 जो भरण पोषण के मुकदमे के बारे में बताती है, जो मेंटेनेंस केस के बारे में बताती है कि धारा 125 का जो केस होता है उसकी पूरी प्रक्रिया कैसे रहती है, कैसे केस चलता है, इस केस को लड़ने में कितना समय लगता है और अगर इस केस को हम जीत भी जाते हैं और हमारा खर्चा बंद भी जाता है तो कितना पैसा खर्चे के रूप में क्या है एक पति या बच्चे द्वारा अपने माता पिता को दिया जाता है या एक पति के द्वारा अपनी पत्नी को दिया जाता है, अपने बच्चों को दिया जाता है। इस मुकदमे की पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आप एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि धारा 125 क्यों बनाई गई सीआरपीसी की। देखिए, ये धारा किसी महिला को, नाबालिग बच्चों को या किसी माता पिता को आर्थिक सहारा देने के लिए ये धारा बनाई गई थी। अब आर्थिक सहारा से क्या मतलब है, आप इसको ऐसे समझिए। जब कोई आदमी, जब कोई व्यक्ति अपने नाबालिग बच्चों को, अपनी पत्नी को या अपने असमर्थ माता पिता को जानबूझकर उनका पालन पोषण करने से, उन्हें खर्चा देने से मना कर देता है, तो वह पीड़ित व्यक्ति इस धारा के तहत कोर्ट में जाकर उस आदमी के खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ क्या अर्जी, एप्लीकेशन लगा सकते हैं, मतलब मुकदमा दायर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई पति है, हम हस्बैंड वाइफ का केस लेके चलते हैं। एक पति ने अपनी पत्नी को क्या खर्चा देने से मना कर दिया, उसका जो भी पालन पोषण है, जो उसकी जिंदगी है, उसका जो डेली का खर्चा है उसको देने से मना कर दिया। ठीक है, हस्बैंड वाइफ के बीच कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। अब पत्नी अपने पति के खिलाफ कोर्ट में जाती है, जो फैमिली कोर्ट होता है वहाँ पे क्या है 125 सीआरपीसी का मुकदमा चलता है। अब वो कोर्ट में जाएगी और कोर्ट में क्या है आवेदन दाखिल करेगी, एप्लीकेशन देगी कि मेरे पति ने क्या है मुझे भरण पोषण देने से मना कर दिया है, वो मुझे खर्चे के लिए पैसे नहीं देता। ठीक है, वो फला फला जगह काम करता है, उसकी इनकम इतनी है, वो इतना पैसा कमाता है, लेकिन क्या है इसके बावजूद भी मुझे पैसा नहीं देता, मेरा खर्चा नहीं उठाता और मेरा जो ज़रूरत का सामान है वो मुझको नहीं दिलाता। कोई भी वजह हो सकती है, तो वो क्या है 125 के तहत कोर्ट में आवेदन करेगी। अब कोर्ट क्या करेगा, इस आवेदन को सुनने के बाद जो रिस्पोंडेंट है यानी कि जो पति है उसको क्या है नोटिस भेजेगा और कहेगा कि भाई तुम कोर्ट में आओ और अपना जवाब दाखिल करो। अब कोर्ट में पति आएगा, वो भी अपनी बात रखेगा, वो भी जवाब दाखिल देगा। वो कह सकता है कि मेरी पत्नी क्या है मुझे छोड़ के चली गई है, वो कमाने में सक्षम है, वो खुद अर्न करती है, वो काम करती है, उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो खुद पैसा कमा रहे हो, कुछ भी जवाब वो दाखिल करेगा। ठीक है, अब पत्नी ने क्या है कोर्ट में अर्जी लगाई, कोर्ट ने पति को समन भेजा, समन के बुलावे पे क्या है कोर्ट पति आया, उसने अपना जवाब दाखिल करा। अब कोर्ट क्या करेगा, जो साक्ष्य हो गए, जो सबूत हो गए, उसके आधार पे क्या है आगे केस चलेगा। कोर्ट को ऐसा लगता है कि केस लंबा चलेगा तो कोर्ट क्या है अस्थायी रूप से क्या है टेम्परेरी अंतरिम खर्चे का आदेश जारी कर देता है, ताकि जो पत्नी है, जो बच्चे हैं या जो माता पिता है उनका खर्चा चलते रहे, उन्हें क्या है भूखा मरने की नौबत ना आए। ठीक है, अब बाद में क्या होगा, दोनों पक्षों की कोर्ट सुनेगा, सबूत देखेगा, जो गवाह हो गए उसको देखेगा, तो उसके आधार पे ही कोर्ट क्या करता है फाइनल डिसाइड करता है, यानी कि फाइनल ऑर्डर करता है, अंतिम आदेश। अब जो अंतिम आदेश होता है वो किस बेसिस पे होगा, सबूत और गवाहों के आधार पे। साथ ही साथ अगर खर्चा बनता भी है तो कोर्ट पति की आय और परिस्थिति को देख के उसके आधार पे क्या खर्चा बनता है। खर्चा अमूमन पति की आय का 1/3, 1/4 कोर्ट बांध देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पति कमा रहा है 10,000 और कोर्ट ने क्या 20,000 का खर्चा बांध दिया या 10 के 10,000 का बांध दिया, ऐसा नहीं होता। जो हस्बैंड होता है उसकी कमाई क्या है, उसका अर्निंग सोर्सेज क्या है, उसकी परिस्थिति के आधार पर कोर्ट क्या है फाइनल डिसीजन करता है, फाइनल ऑर्डर करता है। और जो उसकी इनकम होती है उसका 1/3 भी कोर्ट बांध देता है, खर्चे के तौर पे 1/4 भी बांध देते हैं। तो इस हिसाब से क्या खर्चा बनता है। अब मान लो महिला ने अर्जी भी लगा दी, कोर्ट में पति ने क्या अपना जवाब भी दाखिल कर दिया और कोर्ट ने फाइनल डिसीजन भी कर दिया, खर्चा भी बांध दिया, मेंटेनेंस कर दिया, लेकिन पति जो है अब उसे इसके बावजूद भी उस खर्चे को अपनी पत्नी को नहीं दे रहा है। तो अब कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट ऐसा कर सकता है, कोर्ट उसके ऊपर रिकवरी वारंट जारी कर सकता है।
या उसे 1 महीने की जेल में भेजने का आदेश भी पारित कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोर्ट ने आदेश किया कि भाई तुम्हें अपनी पत्नी को इतना खर्चा देना पड़ेगा और आप न दो, तो कोर्ट आपके ऊपर रिकवरी वारंट भी जारी कर सकता है, साथ ही साथ आपको 1 महीने की जेल भी भेज सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कोर्ट के अंदर पावर है, आपको खर्चा देना ही पड़ेगा अगर क्या है आपके ऊपर खर्चा बंधा हुआ है। अब समय कितना लगता है भाई, समय का कोई फिक्स नहीं है। या आपकी ट्रायल के ऊपर बात है कि आपके केस की ट्रायल कैसे चली। अमूमन 6 महीने से 1 साल भी लग जाते हैं भाई, 2 साल भी लग जाते हैं। लेकिन अगर पति अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है, ठीक है, जानबूझ के खर्चा नहीं दे रहा है, उसके बच्चे भी हैं, वो खुद भी है, तो पति के ऊपर जरूर खर्चे का केस बनता है और उसे अपनी पत्नी को क्या है, अपने बच्चों के लिए पैसा देना जरूरी होता है। ठीक है, अब सवाल यह है सर इस केस को कौन कौन कर सकते हैं? केवल पत्नी कर सकती है? नहीं, पत्नी भी कर सकती है अपने पति के ऊपर, नाबालिग बच्चे भी कर सकते हैं अपने पिता के ऊपर, और माता पिता भी अपने लड़के के ऊपर कर सकते हैं। जो असमर्थ माता पिता है, बूढ़े हो गए हैं, क्या करनी, काम काज नहीं कर सकते, बेचारे लाचार हैं, और उसके बावजूद भी अगर उनके लड़के उनके बच्चे उन्हें खर्चा नहीं देते, उनका पालन पोषण नहीं करते, तो वे भी 125 के तहत कोर्ट में अपने बच्चों के खिलाफ अर्जी दाखिल कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। नाबालिग बच्चे हैं, माँ भी छोड़ के चली गई, पिता ने भी क्या है छोड़ दिए, और इसके हुए बच्चे कहाँ से अपना गुजारा करेंगे? तो वे भी अपने पिता के खिलाफ, अपनी माँ के खिलाफ क्या है अर्जी दाखिल कर सकते हैं कोर्ट में। मान लो पिता की तो डेथ हो गई, ठीक है, समझिए आप, पत्नी जो थी उसकी, यानी कि जो बच्चों की माँ है, वो क्या है पैसा कमा रही है, उसने भी वो भी छोड़ के चली गई बच्चों को, अब बच्चे कहाँ जाएंगे? तो वे भी कोर्ट जा सकते हैं। तो जो धारा 125 बनाई गई थी 1973 में, जो सीआरपीसी 1973 की सेक्शन 125 है, उसे बनाने का मकसद ये था कि जो बूढ़े माँ बाप है, जो असमर्थ माता पिता है, जो बेचारी पत्नी है जिसको उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया, उसके नाबालिग बच्चे हैं, वे अपने आर्थिक मदद के लिए, आर्थिक खर्चे के लिए कोर्ट में जा सकते हैं इस धारा के तहत। इस धारा का मुख्य मोटिव यही था कि उनको आर्थिक मदद मिले, उनको आर्थिक खर्चा मिले। अगर कोई बेटा क्या है अपने माता पिता का पालन पोषण करने से इनकार कर देता है, अपनी पत्नी का खर्चा उठाने से कोई पति मना कर देता है, बच्चों का खर्चा उठाने से कोई पिता मना कर देता है, तो वे कोर्ट जा सकते हैं इस धारा के अंडर में। ठीक है, कोर्ट क्या करेगा, उनको बुलाएगा, उनकी सुनेगा, सबूत देखेगा, पूरे गवाह देखेगा, सारी चीज़ देखने के बाद कोर्ट खर्चा बांधता है। जो रिस्पोंडेंट है, चाहे वो पति हो, बेटा हो या कोई भी हो, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी परिस्थिति के आधार पर क्या खर्चा तय किया जाता है। वो उसकी इनकम का 1/4 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आप मना नहीं कर सकते। अगर आप कमा रहे हो तो आप ये कह के क्या है पल्ला नहीं झाड़ सकते कि मैं तो नहीं दूंगा। अगर आप नहीं देंगे कोर्ट के आदेश के बाद भी, तो आपके ऊपर क्या है रिकवरी वारंट जारी करेगा कोर्ट, और आपको 1 महीने की जेल भेजने की भी सज़ा दे सकता है। लेकिन नैतिक तौर पे तो मैं यही चाहूँगा आपको बताना कि एज ए हस्बैंड, ठीक है, एज ए हस्बैंड आप अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। अगर आपके बूढ़े माता पिता है तो आप उनका भी ख्याल रखिए, आपका नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, लेकिन वो बात और है कि पति है और पत्नी और पति के बीच झगड़ा चल रहा है, पत्नी उसको छोड़ के चली गई, कमा रही है, सब कुछ कर रही है और अपनी मर्जी से अलग रह रही है, तो बात अलग हो जाती है, उस परिस्थिति देखी जाती है, आपके सबूत, आपके कोर्ट में आपका जवाब देखा जाता है कि आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हमने बात की है धारा 125 सीआरपीसी की 1973 की जो धारा है 125 कि उसमें मेंटेनेंस का केस कैसा चलता है, कितना समय लगता है और खर्चा कितना बन जाता है और कितनी सज़ा हो सकती है अगर आप खर्चा नहीं देते। ठीक है, कितना समय लगता है, मैंने पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगे तो बस एक प्यारे सा कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पे, तो क्या है फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। और भाई वीडियो को शेयर जरूर किया करें ताकि मैं जानकारी देता हूँ आपके फ़ायदे के लिए और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर।